बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। इससे पहले आप इस कहानी की 41 शिक्षा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 42 मुलाहिज़ा फरमाएं। चंद में संभलने की कोशिश करता रहा, फिर कटे हुए दरख्त की तरह लहरा कर नीचे गिरा और उसके जिस्म से बहने वाला खून कालीन में जज्ब होने लगा। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर होने लगा, हाथों की हथेलियां भी पसीने में तर हो गई। मैंने पिस्तौल फेंक दी और मुड़कर देखा तो सुमित्रा और रत्ना भी दरवाजे में खड़ी थी। उन दोनों के चेहरे खौफ से पीले हो रहे थे और आंखों में बेपनाह वहशत भरी हुई थी। मैं मुड़कर बेला की तरफ देखने लगा। वो दीवार के करीब पहुंच गई थी और टेक लगाकर अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही थी। मैं उसके करीब पहुंचकर रुक गया। वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। इसे उठाकर मेरे कमरे में ले जाओ और ड्रेसिंग करो इसकी, मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। रत्ना और सुमित्रा ये सब कुछ देखकर बहुत खौफजदा थी। मेरा मूड देखकर वो कुछ और भी सहम गई। मैं हाल कमरे में आया तो मधु भी सहमी हुई वहां बैठी हुई थी। अजीब सूरत हाल थी। मामलात पेचीदा से पेचीदा तर होते जा रहे थे। लगता था जैसे मैं किसी ताऊती चक्कर में फंस गया हूँ। सिर्फ 1 घंटा पहले हम अपने एक साथी की लाश छोड़कर आए थे। अगर हमें 1-2 मिनट का वक्त मिल जाता तो हम शक्ति को हॉस्पिटल से ले आने में कामयाब हो जाते। उसका सदमा अभी मेरे ज़हन पर था कि यहाँ आते ही इस खौफनाक तरीन सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा था। बेला की हालत देखकर मैं हैरान रह गया था। लगता था जैसे बैरू पागल हो गया हो। उस पर बड़ी खतरनाक किस्म की जुनूनी कैफियत तारी थी। उसने दांतों से बेला को इस तरह भंबोड़ा था जैसे वो किसी खूनख्वार भेड़िए की हत्या चढ़ गई हो। अगर मुझे यहाँ पहुंचने में 4 मिनट की देर हो जाती तो वो तो बेला को मार डालता। मेरे बार बार रोकने के बावजूद वो नहीं माना था और मजबूरन मुझे उस पर गोली चलानी पड़ी थी। पहली गोली खाने के बाद वो जिस तरह मेरी तरफ बढ़ा था, उससे मुझे अंदाजा हो गया था कि अब वो काबू में आने वाला नहीं है। उसे जिंदा छोड़कर मैं अपने लिए मजीद मसाइल पैदा नहीं करना चाहता था। मुझे बैरू की मौत का अफसोस हुआ था, मगर इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। उसकी जिंदगी मेरे लिए खतरा बन सकती थी। सुमित्रा और रत्ना बेला को उठाकर मेरे कमरे में ले गई। मैं उठकर एक और कमरे में घुस गया जहाँ किसी वक्त मैंने मेडिसिन बॉक्स रखे हुए देखा था। मैं वो बॉक्स उठाकर बाहर आ गया और उसे खोलकर देखने लगा। उसमें जरूरत की हर चीज मौजूद थी। इसी दौरान सुमित्रा मेरे कमरे में आ गई। वो जैसे ही दूसरे कमरे में दाखिल होने लगी, मैंने आवाज देकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। मेडिसिन बॉक्स मेरे पास है सुमित्रा। वो मेरी तरफ आ गई। मैंने मेडिसिन बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम खुद चल कर देखो उसे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा उस राक्षस ने उसे किस तरह भंपोड़ा है। वो बॉक्स मेरे हाथ से लेते हुए बोली। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मेरा ख्याल था कि मेरे हाथों बैरू के मारे जाने पर वो किसी शदीद रद्द अमल का इजहार करेगी, मगर उसके मुंह से बैरू के लिए राक्षस का लफ्ज सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। बेला की हालत ने उसे मुतासर किया था और वो बैरू को वैसी कहने पर मजबूर हो गई थी। मैं कैसे देखूं? मेरा मतलब है उसके जिस्म पर कोई लिबास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुमित्रा ने मेरी बात काट दी। हम तीनों चारों नारियां जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, तुम उनके शरीरों की ऊंच नीच से अच्छी तरह वाकिफ हो। मेरा ख्याल है हम में से किसी को लाज नहीं आएगी। मैं उठकर उसके साथ कमरे में आ गया। रत्ना बेड के करीब खड़ी थी और बेला बेड पर पड़ी करा रही थी। उसकी आंखें बंद थी। अभी 3 दिन पहले मैंने उसके पैर के अंगूठे का नाखून उखाड़ा था और वो बुरी तरह तड़पी थी। अभी उसकी एक तकलीफ कम नहीं हुई थी कि ये बक्ता आन पड़ी। उसके बेड पर बिछी हुई चादर खून आलूद हो रही थी। रत्ना ने दूसरी चादर उठाकर उसके जिस्म पर इस तरह डाल दी कि उसकी सतरपोशी किसी हद तक हो गई। आवाज सुनकर बेला ने आंखें खोल दी। मैंने एक लम्हे को उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर एंटीसेप्टिक लोशन से उसकी टांगों के जख्म साफ करने लगा। बैरू वाकई वैसी साबित हुआ था। उसने बेला को दांतों से बुरी तरह भंपोड़ा था। बाज जगहों पर सिर्फ दांतों के निशान थे और बाज जगह से बोटियां तक नोच ली गई थी। एंटीसेप्टिक लोशन लगने से बेला बुरी तरह मचलने लगी। रत्ना ने उसे बाहों से और सुमित्रा ने उसे टांगों से पकड़ दिया। तकरीबन 1.25 घंटे तक मैं उसके जख्म साफ करता रहा। फिर सुमित्रा ने मुझे बैग से मरहम की एक ट्यूब निकाल दी। मरहम लगने से बेला पुरसुकून होती चली गई। इस मौके पर मुझे डॉक्टर शांता बड़ी शिद्दत से याद आ रही थी। वो होती तो सब कुछ संभाल लेती। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस वक्त बेला का कोई ना कोई टेस्ट होना जरूरी था। कम से कम टेटनस का टेस्ट करके उसे बचाव का इंजेक्शन लगाया जा सकता था, मगर ऐसा कोई इंतजाम नहीं था। मुझे अफसोस है बेला, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैंने उसे पहले ही खबरदार कर दिया था कि वो ऐसी कोई हरकत ना करे, लेकिन वो नहीं माना और मौका मिलते ही ये हरकत कर गुजरा और उसे सजा देना जरूरी हो गया था। अगर मैं उसे गोली ना मारता तो वो तुम्हें खत्म कर देता। बेला बोली कुछ नहीं, खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। इस मौजू पर बाद में बात करेंगे, मैंने दोबारा कहा। इस वक्त कुछ पीना पसंद करोगी, चाय या कॉफी? मैं काफी पीना चाहूंगी, बेला ने कराते हुए जवाब दिया। मैं भी बना कर लाती हूँ, रत्ना कहते हुए जल्दी से बाहर निकल गई। मैं कुर्सी घसीट कर बैठ गया। सुमित्रा ने चादर फैलाकर बेला के जिस्म पर डाल दी। वो बेड की पट्टी पर बैठ गई। रत्ना 15-20 मिनट में काफी बनाकर ले आई। बेला ने उसे अपने आप को घसीट कर बेड की पुश से टेक लगा ली थी और रत्ना के हाथ से कप लेकर हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगी। उसके हाथ होले होले कांप रहे थे,
लेकिन वो बतदरीज अपने आवाज पर काबू पाती चली गई। चंद घूंट भरने के बाद उसने मेरी तरफ देखा। तुम आज तक मेरी समझ में नहीं आ सके, उसके होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली। हालांकि मैं ऐसा पेचीदा आदमी नहीं हूँ, मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। बहुत सीधा सा आदमी हूँ। तुम्हें तो पहले ही रोज समझ लेना चाहिए था कि मैं क्या हूँ। किसी से दोस्ती करता हूँ तो उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाता हूँ और दुश्मनी में सारी हदें फलांग जाता हूँ। मैं अब तक यही तो समझ नहीं सकी कि तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। वो बोली, तुमने कई मर्तबा मेरी जान बचाई और कई मर्तबा मेरी जान लेने की कोशिश की। 3 दिन पहले तुमने मेरे पैर का नाखून उखाड़ा था। उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर बेपनाह सफाकी थी। मैं तो समझी थी कि तुम वाकई मेरी बोटियां काट काट कर फेंकते रहोगे। वो मेरी मजबूरी थी। वैसे मेरे खानदान में दूर दूर तक कोई कसाई नहीं गुजरा, मैंने कहा। और आज तुमने मेरी खातिर उस शख्स को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जो तुम्हारा मोहसिन था, जिसने तुम्हारी जिंदगी बचाई थी और तुम्हें बना दी थी। बेला ने मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। इंसान जब इंसानियत से गिर जाए, वो तमाम इखलाकियात को नजरअंदाज कर दे तो उसे सजा देनी पड़ती है, मैंने जवाब दिया। 3 दिन पहले तुमने मेरा नाखून उखाड़ कर इस तरह मुझे अजियत पहुंचाई, क्या वो इंसानियत के ऐन मुताबिक था? बेला ने मुझे घूरा। मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता था। मैंने जो कुछ भी किया वो एक काज के लिए था, और बैरू ने जो कुछ किया वो उसकी दीवानगी थी, जुनून था। वो इंसान से वैशी बन गया था। नाजी ने बैरू की हत्या करके बहुत अच्छा किया, सुमित्रा बीच में बोल पड़ी। वो वाकई वैशी था। वो इससे पहले ललिता के साथ भी ऐसा ही कर चुका था। वो सब कुछ मेरे सामने ही हुआ था, इसी कमरे में। क्या मतलब? मैं उछल पड़ा। बैरू ने तो बताया था कि ललिता किसी और के हाथों मारी गई थी और तुमने भी उसकी तायद कर दी थी। वो मेरी मजबूरी थी, सुमित्रा ने कहा। हकीकत यह है कि एक रात हम तीनों उस कमरे में बैठे थे। ललिता रक्स कर रही थी। एक मौके पर वो जरा सा झुकी तो बैरू ने उसे पकड़कर अपने ऊपर गिरा लिया और उसके शरीर पर जगह जगह दांत गाड़ने लगा। ललिता कह के लगाती रही, फिर उसके कह के चीखों में बदल गए। पहले तो मैं समझी कि बैरू मजाक कर रहा था, मगर वो मजाक नहीं था। बैरू ललिता के शरीर को जगह जगह दांतों से काट रहा था। ललिता चीखते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो चिड़िया की तरह उसके पंजे में फंसी हुई थी। ललिता लहू लुहान हो रही थी। मैंने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो बैरू ने मुझे धक्का देकर दूर गिरा दिया। उसके चेहरे पर बेपनाह सफाकी और दरिंदगी थी। वो खूनख्वार दरिंदा ही लग रहा था। मैं डर कर कमरे से भाग गई और अपने कमरे में बंद होकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। वो रात भर अपने कमरे में बंद रही। सुबह में डरते डरते कमरे से बाहर निकली तो बैरू अपने कमरे में इत्मीनान से सो रहा था। मेरा दिल तो चाहा कि उसे मौत की नींद सुला दूं। इस ख्याल से मैंने मेज की दराज से पिस्तौल निकालने की कोशिश भी की, मगर आहट सुनकर उसकी आंख खुल गई और मैं अपने इरादे पर अमल ना कर सकी। और आज रात इसने वही सब कुछ बेला के साथ किया। इसका मर जाना ही अच्छा था। कल को वो मेरे साथ या किसी और के साथ यही सब कुछ करता। अब ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि बैरू को कत्ल करने पर सुमित्रा ने किसी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार क्यों नहीं किया था। वो बैरू से अपने लिए भी खतरा महसूस करने लगी थी। और फिर उसने ये सनसनीखेज इंकिशाफ भी किया था कि ललिता से पहले वो मंदिर के तह खाने में भी 3 लड़कियों को दांतों से काट काट कर मौत के घाट उतार चुका था। बैरू वाकई दरिंदा था। ये तो मैं पहले ही रोज समझ गया था कि औरत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। और अब मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि वो किस किस्म के जुनून में मुब्तला था, और ये जुनून कभी कभी उस पर हमलावर होता था। बेला भी बड़ी तवज्जो से सुमित्रा की बातें सुन रही थी। सुमित्रा बैरू की जिंदगी के ऐसे ऐसे राज फाश कर रही थी जिन्हें सुनकर हैरत होती थी। इन बातों में 2-3 मरतबा नागराज का जिक्र भी आया था, और नागराज के जिक्र पर बेला के चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आए। रात का 1:30 बज चुका था। अभी बैरू की लाश भी ठिकाने लगानी थी। ये दूसरी लाश थी जो मैं अपने हाथों ठिकाने लगाने जा रहा था। समितना और रत्ना मुझसे पहले उठकर कमरे में चली गई, और जब मैं उठने लगा तो बेला ने मुझे रोक लिया। मैं दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। कुछ कहना चाहती हो? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। हाँ, तुम्हें नागराज की तलाश है ना? बेला ने कहा। जाहिर है ये सारी भाग दौड़ इसी सिलसिले में हो रही है, मैंने कहा। उसके बारे में सिर्फ तुम जानती हो और तुम कुछ बताने को तैयार नहीं। मगर मैंने मायूस होना नहीं सीखा। वो इसी जमीन पर है, मैं उसे तलाश कर लूंगा। 1-8 दिन और जाया होगा, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तुम्हें जीन मंदिर में मिलेगा। बेला का लहजा बिल्कुल सपाट था। क्या? मैं उछल पड़ा। उसने इतनी अजियत उठाई मगर जबान नहीं खोली, और अब पूछे बगैर कितने इत्मीनान से उसने बता दिया था कि नागराज कहाँ मिलेगा। मैं ठीक कह रही हूँ, बेला ने कहा। दिलवाड़ा रोड पर यहाँ से 11 मील आगे पहाड़ियों में कदीम मंदिर है जो बज़ाहिर खंडरों में तब्दील हो चुका है, मगर उसका तय खाना बहुत अरसे से नागराज के इस्तेमाल में है। उस वीरान मंदिर का तय खाना ही दरअसल नागराज की सरगर्मियों का मरकज है। वो सांपों के जहर के तमाम तजुर्बात वहीं करता है। तय खाने में उसने एक छोटी सी लेबॉर्ट्री बना रखी है। ये लेबॉर्ट्री इतनी जदीद नहीं, लेकिन नागराज की जरूरत की हर चीज वहाँ मौजूद है। वो आजकल वहीं पर है। मुझे हैरत है, मैंने कहा, तुम इस कदर आसानी से उसके बारे में बता रही हो। आज के वाक़े के बाद ये बात मेरी समझ में आ गई कि ये लोग वाकई इंसानियत के दुश्मन हैं, बेला ने कहा। पंडित बैरू हो या नागराज, ये लोग हवस के पुजारी हैं।
इन्हें सिर्फ अपना मफाद अजीज है। अपने 2 टकों के फायदे के लिए कितने बेगुनाह मारे जाते हैं, इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं। ये लोग अगर चाहते तो अपनी सलाहियतों को इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, मगर इन्होंने गलत रास्तों का इंतखाब किया। हीरोइन, केमिकल, सांप के जहर से इंजेक्शनों की तैयारी, ये कोई खिदमत नहीं, ना अपने देश की ना इंसानियत की। इनसे मासूम और बेगुनाह लोगों की तबाही और बर्बादी का काम ही लिया जा सकता है, और मैं समझती हूँ ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। एक इंसान को कत्ल करके अगर हजारों बेगुनाहों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, तो मैं उसे कोई जुर्म नहीं समझती। तुम जो कुछ कर रहे हो ठीक कर रहे हो। ये सब कुछ शायद तुम इसलिए कह रही हो कि खुद तुम्हारे साथ ये हुआ है और मैंने उस वैची से तुम्हारी जान बचाई है और तुम एहसान का बदला चुकाना चाहती हो। मैंने कहा मैं तुम्हारे एहसान का बदला नहीं चुकाना चाहती। बेला ने जवाब दिया, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है तो मुझे एहसास हुआ कि जब दूसरों के साथ ये सब होता है तो उन्हें कितनी अजियत होती है। जब मैं चीख रही थी तो मेरे कानों में मेरी अपनी नहीं, उस 12 साला मासूम लड़की की चीखें गूंज रही थी जिसे नागराज ने मेरे सामने अपनी आवाज का निशाना बनाया था। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, नागराज में जहर भरा हुआ है। उसे हर रात एक औरत की जरूरत पड़ती है। अगर किसी रात उसे औरत ना मिले तो अपनी आग में जलकर राख हो जाए। मैं जानती हूँ, सिर्फ मैं जानती हूँ कि पंडित भैरू की तरह वो भी कई बेगुनाह औरतों को मौत के घाट उतार चुका है। बहुत सी औरतें तो ऐसी थी जो पूजा के लिए मंदिर में आती और गायब हो जाती थी। उनके घर वाले उन्हें तलाश करते रह गए, मगर उनका आज तक सुराग नहीं मिला। नागराज के चंद खास चेले या मैं जानती हूँ कि उनका असर क्या हुआ। वो एक बार फिर खामोश हुई। मैं उसके चेहरे को तकता रह गया। चंद लम्हों बाद वो खुद बोली, समित्रा जब भैरू के बारे में बता रही थी तो मेरे जहन में नागराज के हवाले से ये सारी बातें आ रही थी। मुझे वो सब कुछ याद आ रहा था और इसलिए मैंने तुम्हारा साथ देने का फैसला किया। मैं कई महीनों से तुम्हें देख रही हूँ और अब इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तुम्हारा कोई जाती मफाद वाबस्ता नहीं। तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपनी कौम के लिए कर रहे हो। मैंने जो कुछ किया अपनी कौम के लिए किया, मगर मुझे बड़ी मायूसी हुई। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने नागराज का साथ क्यों दिया। उसे ना तो अपनी कौम से हमदर्दी है न किसी और से। वो दहशतगर्द और जुनूनी अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए उसने हर शख्स को मरवा दिया जिससे मुखालफत का खदशा था। उसकी निगरानी के लिए इंटेलिजेंस के कुछ एजेंट मुकर्रर कर रखे थे, मगर नागराज ने एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया। उसके करीबी साथियों में मेरे अलावा सिर्फ अमरीश पंडित जिंदा बचा है। अगर आज तुम मुझे छोड़ दो और मैं नागराज के पास वापस चली जाऊं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैंने तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बता दिया है। तो गोया तुमने मौत के खौफ से नागराज के बारे में बताया है। मैंने कहा, मैं मौत से नहीं डरती। बेला ने कहा, मुझे यूं लगता है कि अब मेरे सीने का बोझ हल्का हो गया है। अब अगर तुम भी मुझे मार डालो तो मुझे कोई अफसोस ना होगा, और तुम जानती हो कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। मैंने कहा, मैं एक और बात जानना चाहता हूँ। जब मैं पहली मर्तबा आदिनाथ मंदिर से फरार हुआ था तो अलका अग्निहोत्री ने मुझे पनाह दी थी। वो मेरी हमदर्द बन गई थी, मगर बाद में इंकिशाफ हुआ कि वो राह की एजेंट थी और मुझे नागराज के खिलाफ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। क्या तुम भी राह की? नहीं, बेला ने मेरी बात काट दी। मेरा राह या किसी एजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे तो अपने देश से मोहब्बत है और इस जज्बे के तहत नागराज के ग्रुप में शामिल हुई थी। मेरे जहन में ये बात बिठा दी गई थी कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका वजूद हमारे लिए खतरा है। उसे हर सूरत में मिटाना है, मगर हम खुली जंग में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। उसे खत्म करने के लिए हमें दूसरे तरीके इख्तियार करने होंगे। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और तकरीबकारी से उस मुल्क की जड़ें कमजोर की जा सकती हैं। मैं जवान और हसीन थी, इसलिए मेरा इंतखाब किया गया। मुझे हर दूसरे तीसरे महीने पाकिस्तान भेजा जाता। वहाँ मैंने रईस कुब्बू जैसे कई लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर अपने लिए काम पर आमादा किया। मैं कराची और हैदराबाद जैसे शहरों में घूमकर ऐसे नौजवानों को फांसा करती जो किसी न किसी वजह से अपनी हुकूमत से, अपने लोगों से और अपने आप से नाराज थे। मुझे ऐसी हसीन और जवान लड़की हो तो कोई भी नौजवान उसकी बात मानने से इनकार नहीं कर सकता। मैं उन्हें वरगला कर रईस कुब्बू जैसे लोगों के हवाले कर देती जो उन्हें यहाँ भेज देते। यहाँ नागराज के कैंप में ब्रेन वॉशिंग करके उनके ज़हनों में पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफरत भर दी जाती कि वो अपने देश के दुश्मन बन जाते। उन्हें तकरीबकारी और दहशतगर्दी की तरबियत देकर पाकिस्तान वापस भेजा जाता, जहाँ वो अपनी हम वतनों को बेदर्दी से मौत के घाट उतारना शुरू कर देते। नागराज में पाकिस्तान के खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है कि तुम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उसने पहले हिरवन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला केमिकल तैयार किया जो पाकिस्तानी स्मगलरों को बराए नाम कीमत पर फराहम किया जाता। उसका मकसद पाकिस्तान की जवान नस्ल को हेरोइन का आदी बनाकर ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज करना था। नागराज इस पर भी मुतमईन नहीं था। वो सांप के जहर से ऐसा इंजेक्शन तैयार करके तजुर्बात कर रहा था जिससे मौत को ज्यादा से ज्यादा अजियतनाक बनाया जा सके। इसी दौरान तुम टपक पड़े और तुमने आज तक जो कुछ किया वो शुरू से आखिर तक मेरी नजरों में है, और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम दहशतगर्द नहीं हो। तुम अपने मुल्क और अपने हम वतनों और मासूमों की भलाई के लिए ये जंग लड़ रहे हो,
इसमें तुम्हारा कोई जाती मफाद नहीं है। मैंने ये फैसला किया है, नागराज जैसे लोगों को वाकई खत्म हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं जो दूसरों की तबाही का बायस बन रहे हो। ये काया पलट मेरे लिए हैरत अंगेज है। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब भी मेरे गिर्द कोई जाल बिछा रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर मुश्किल ही से विश्वास होगा, बेला ने कहा, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है। और एक बात तुम्हें और भी बता दूं, मेरी ये बातें देश के खिलाफ नहीं, एक आदमी के खिलाफ है जो दूसरों के लिए और अपने देश के लिए बहुत खतरनाक है। वो अब तक कितने लोगों को मरवा चुका है। क्या अपनों को मौत के घाट उतार कर देश की खिदमत की जा सकती है? इन लोगों की वतन से वफादारी और गद्दारी की मंतक अजीब थी। जो लोग मेरा साथ दे रहे थे वो सब यही कहते थे कि वो अपने देश से गद्दारी नहीं कर रहे। गद्दारी ना सही, लेकिन इतना मैं समझता था कि उन सब का कोई ना कोई मफाद वाबस्ता था। बहरहाल मुझे इससे गरज न थी, इन लोगों की वजह से मेरा काम हो रहा था। इसमें शुबा नहीं कि बैरू ने मेरा बहुत साथ दिया था। उसकी मौत का मुझे अफसोस हुआ था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें गलती खुद उसकी थी। अगर वो मेरी बात मान लेता तो शायद इस वक्त मेरे हाथ बैठा चाय पी रहा होता। मुझे तफसील से बताओ, नागराज कौन से मंदिर में है? मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा। तुम दिलवाड़ा रोड पर जा चुके हो, बेला ने कहा। कैंप वाले रास्ते पर मुड़ने की बजाय मेन रोड पर सीधा आगे निकल जाओ। उससे तकरीबन 1.5 मील आगे दाईं तरफ शमशान घाट का बहुत बड़ा बोर्ड लगा होगा। उस तरफ किसी जमाने में शमशान घाट हुआ करता था, लेकिन अब खत्म हो चुका है। उस बोर्ड के साथ ही पहाड़ियों में एक तंग सा रास्ता है। पहाड़ियों में बल खाते उस रास्ते पर तकरीबन 2 मील आगे एक मंदिर के खंडरात है। उस मंदिर का सिर्फ एक कलश बचा है, बाकी सब कुछ देर हो चुका है। उस खंडरात के नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना है। उस तहखाने का रास्ता कहाँ से है? मैंने पूछा। मंदिर के उस मीनार से तकरीबन 100 गज मशरक की तरफ से जहाँ से चट्टान मिली हुई एक शिकस्त सी 4 दीवारी है। ये 4 दीवारी एक कमरे की बाकियात में से है और वह चट्टान कमरे की एक दीवार का काम कर देती है। उस चट्टान में तंग सी खूह के अंदर तकरीबन 10 फुट आगे स्याह रंग का एक पत्थर नजर आएगा। उस पत्थर के नीचे उस तहखाने का रास्ता है। क्या वो पत्थर इतना बड़ा है? कि वो पत्थर इतना बड़ा नहीं है। बेला ने मेरी बात काट दी। तुम उसे आसानी से उठा सकते हो। उस पत्थर के नीचे तहखाने का मैकेनिज्म है। बड़ा पेचीदा रास्ता है, मैंने कहा। बहरहाल वहाँ नागराज के साथ कितने आदमी हैं? 3, बेला ने जवाब दिया। अमरीश, पंडित और 2 आदमी जो नागराज के काम में उसकी मदद करते हैं। बाहर से हिफाजत का कोई इंतजाम है? मेरा मतलब है कोई ऐसा आदमी जिसे निगरानी के लिए रखा गया हो? नहीं, बेला ने नफी में सारी लाया। वो महफूज तरीन जगह है, कोई दिन के वक्त भी उस तरफ नहीं जाता। ठीक है, मैं कहते हुए उठ गया। एक बात ज़हन नशीन कर लो, अगर कोई धोखा हुआ तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। मैं जानती हूँ तुम्हें धोखा देना बहुत मुश्किल है। बेला के होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। अगर तुम्हारी इतला दुरुस्त निकली और मेरे साथ कोई धोखा ना हुआ तो असबे वादा बैरू की दौलत में से आधी दौलत तुम्हारी झोली में डाल दूंगा और बाकी आधी समित्रा का हक है, मैंने कहा। तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे जायदाद का बंटवारा कर रहे हो। बेला के होठों की मुस्कुराहट गहरी होगी। मैं चल में उसके चेहरे को तकता रहा, फिर कमरे से बाहर आ गया। दरवाजा मैंने खुला छोड़ दिया। समितना, रत्ना और मधु हाल कमरे में बैठी हुई थी। उन तीनों के चेहरे पर सोगवारी सी थी। हम लोग कई महीनों से इस किस्म के हालात का शिकार थे। आए दिन कोई ना कोई लाश देखनी पड़ती थी, कभी अपने किसी साथी की और कभी दुश्मनों में से किसी की। मैं और मधु शक्ति को हॉस्पिटल से निकालने गए थे और इस मकसद में किसी हद तक कामयाब भी हो गए थे, मगर ऐन आखिरी लम्हों में शक्ति मौत का शिकार हो गया और वापस आते ही बैरू को मुझे अपने हाथों से मौत के घाट उतारना पड़ा था। उन तीनों लड़कियों को बेला और बैरू वाले वाक़े ने ज्यादा मुतासर किया था। उन्हें बैरू की मौत का ज्यादा अफसोस नहीं था। बेला की हालत ने उन्हें दहला कर रख दिया था और इसी वजह से ये तीनों अफसुर्दा थी। कोई फावड़ा वगैरह होगा? मैंने समित्रा की तरफ देखते हुए पूछा। क्या करना है? समित्रा ने यह सवाल बेख्याली में कर डाला था। बैरू की लाश को कमरे में सजा कर रखना है या इसका कोई बंदोबस्त भी करना है? मैंने कहा। ओह, वो एक झटके से उठकर खड़ी हुई। हम दोनों बंगले की पिछली तरफ आ गए जहाँ कारों के लिए गैराज बने हुए थे। एक खाली गैराज में बागबानी में इस्तेमाल होने वाली चीजें पड़ी थी। घास काटने की मशीन, फावड़े, खुरपियां और ऐसी बहुत सी चीजें थी। मैंने फावड़ा उठा लिया और समित्रा के साथ इधर उधर देखता हुआ एक तरफ बढ़ने लगा और फिर एक मुनासिब जगह देखकर रुक गया। ये नर्म जगह थी। मैं फावड़े से जमीन खोदने लगा। समित्रा एक तरफ खड़ी देखती रही। तकरीबन 2 घंटों में इतनी गहरी कब्र तैयार हो गई कि बैरू की लाश को उसमें दफन किया जा सकता था। अब देवदाद की लाश को कमरे से उठाकर यहाँ लाना भी एक मसला था। लाश को एक चादर में लपेटकर हम चारों से तकरीबन घसीटते हुए उस गड्ढे तक लाए थे और फिर चादर समेत लाश को गड्ढे में धकेल कर उस पर मट्टी डाल दी गई। खस कम जहां भाग, मैं हाथ झाड़ते हुए बड़बड़ाया। तुम्हारे धर्म के मुताबिक इसका अंतिम संस्कार चिता पर होना चाहिए था, मगर जो शख्स जीवन भर धर्म को धोखा देता रहा हो उसका अंतिम संस्कार तो इससे भी बुरा होना चाहिए था। इसकी लाश तो पहाड़ों में फेंक देनी चाहिए थी, कुत्ते और गिद्ध खा जाते, समित्रा ने कहा। मुझे समित्रा की इस बात पर कोई हैरत नहीं हुई थी। उसने बैरू के बारे में जो कुछ बताया था उसके पेश नजर उसका ये रद्द अमल होना ही चाहिए था।
हमारी वो रात जागते हुए गुजरी। ज्यादातर पंडित बैरू की बातें होती रही। समित्रा ऐसे से इंकशाफ कर रही थी कि मुझे शदीद हैरत हो रही थी। ललिता के बारे में भी उसने हैरत अंगेज इंकशाफात किए थे। समित्रा के कहने के मुताबिक ललिता का ताल्लुक हरियाणा के एक बहुत बड़े जमींदार घराने से था। उसने सोशियोलॉजी में एमए की डिग्री हासिल कर रखी थी। वो कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहती थी, मगर बाप ने इजाजत नहीं दी। उसके ख्याल में इतने बड़े जमींदार की बेटी को मुलाजमत की जरूरत नहीं थी। चंद साल पहले ललिता अपने खानदान के बाद अफराद के साथ जीन मंदिरों की यात्रा के लिए आई थी। वो लोग राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों में घूमते हुए माउंट आबू पहुंचे थे। उनका ख्याल था कि चंद रोज यहाँ रहकर पाली, बीकानेर और राजगढ़ से होते हुए हरियाणा वापस चले जाएंगे। माउंट आबू में मुख्तलिफ मंदिरों की यात्रा करते हुए वो लोग अचाल शवाल मंदिर पहुंचे तो यहाँ उन लोगों की मुलाकात पंडित बैरू से होगी। बैरू ने ललिता पर न जाने क्या जादू किया था कि वो लोग जितने रोज माउंट आबू में रहे, ललिता रोजाना अचाल शवाल मंदिर जाती रही। और जब उसके घर वाले वापस जाने लगे तो ललिता ने उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया और वो मंदिर की गोपियों में शामिल हो गई। ललिता के घर वाले परेशान हो गए। उसके बाप को भी हरियाणा से बुला लिया गया, मगर ललिता किसी तरह भी उनके साथ जाने पर आमादा नहीं हुई। हिंदू धर्म के मुताबिक जो नारी गोपी बनकर मंदिर की सेवा करना चाहती उसे जबरदस्ती वापस नहीं ले जाया जा सकता, और कानून तो हमेशा ही धर्म के सामने बेबस रहा है। फिर समित्रा भी बैरू के जादू का शिकार हो गई। समित्रा अब भी हैरान थी कि बैरू के पास न जाने ऐसी कौन सी पुरस्कार कुव्वत थी कि जिस लड़की पर वो निगाह डालता वो उसके चरणों में ढेर हो जाती। हालांकि शक्ल सूरत के लिहाज से बैरू ऐसा नहीं था कि कोई औरत एक मर्तबा उसकी तरफ देखने के बाद दूसरी बार देखना पसंद करती। समित्रा के कहने के मुताबिक उसने कई हसीन लड़कियों को पंडित बैरू के पैर चाटते हुए देखा था। उनमें कई लड़कियों का ताल्लुक तो बड़े बड़े मुअद्दद और दौलतमंद घरानों से था। वो ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर मंदिर की दासियां बन गई थी और बैरू की हवस की आग बुझा रही थी। कई लड़कियां आई और चली गई। कम से कम 3 लड़कियां ऐसी थी जिन्हें बैरू ने बेड़ियों की तरह दांतों से भिंबोर डाला था और वो तड़प तड़प कर खत्म हो जाती थी। समित्रा के ख्याल में अगर मंदिर को नजरे आतिश ना किया जाता और वो लोग वहीं रहते तो ललिता उस भयानक अंजाम से 2-4 ना होती। मंदिर में तो कई लड़कियां बैरू की हवस की आग बुझाने के लिए मौजूद थी, मगर इस बंगले में मैसूर हो जाने से सिर्फ यही 2 बैरू के पास रह गई। और उस रात ललिता के रक्स के दौरान बैरू अपने जुनून पर काबू नहीं रख सका और उसने ललिता को दांतों से भंबोड़ कर मार डाला। उस वाक़े के बाद समित्रा चंद रोज तक सहमी रही। फिर उसका खौफ आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चला गया। क्योंकि वो अकेली रह गई थी इसलिए शायद बैरू के साथ ऐसा वैश्याना सलूक ना करे। और फिर उस रात बेला उसके काबू में आ गई और ये बेला की खुशकिस्मती थी कि मैं बर वक्त पहुंच गया था। बेला तो बच गई, मगर बैरू को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। दूसरे रोज शाम का अंधेरा फैलते ही मैं बंगले से निकल खड़ा हुआ। मैं अकेला ही था और पैदल ही था। नागराज के ठिकाने पर हमला करने के लिए मुझे 1-2 काबिले एतमाद आदमियों की जरूरत थी। शक्ति खत्म हो गया था। बाहर उठने से पहले पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। पता नहीं वो जिंदा था या पुलिस ने उसे तशद्दुद करके हलाक कर दिया था। मिठू राम जिंदा था, उसे तलाश कर लिया जाए तो मेरा काम बन सकता था। बंगले से निकलने से पहले जब मैंने रत्ना वगैरह को बताया कि कहाँ जा रहा हूँ, उन तीनों ने कहा कि मिठू राम वगैरह को तलाश करने की जरूरत नहीं, वो तीनों मेरे साथ जाने को तैयार हैं। मगर मैं नागराज जैसे चालाक और अय्यार दुश्मन के मुकाबले में औरतों की फौज लेकर नहीं जाना चाहता था। मैं तकरीबन 2 घंटों तक शहर के ऐसे इलाकों में घूमता रहा जहाँ मिठू राम के मिलने की तवक्को हो सकती थी, और मिलाकर वो बस स्टैंड के इलाके में नजर आ गया। पहले तो वो मुझे पहचान नहीं सका, लेकिन मेरी आवाज सुनकर उछल पड़ा। तुम कहाँ गायब हो गए थे गुरु? हम तो पूरे शहर में तुम्हें ढूंढते फिर रहे थे। पूरा शहर मुझे खोज रहा है, मगर मैं इसी शहर में हूँ, मैंने जवाब दिया। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने, पूरा शहर तुम्हें खोज रहा है, और खास तौर पर इस शहर की पुलिस तो तुम्हारी तलाश में बड़ी सरगर्म है। हमें पता चल गया था कि 2 दिन पहले तुमने शक्ति को हॉस्पिटल से उठाने की कोशिश की थी, मगर उस बेचारे का टाइम पूरा हो गया था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने शक्ति को उठाने की कोशिश की थी? मैंने कहा, उस जाली डॉक्टर और नर्स का जो रिया बताया गया था उसे हम भी समझ गए थे कि वो तुम्हारे और मधु के सिवा और कोई नहीं हो सकता, और इस वक्त तो तुम्हारा उलिया पहले से भी बहुत बदला हुआ है। मैं चलना में उसकी तरफ देखता रहा, फिर जल्दी असल मौजू पर आ गया। मुझे तुम्हारे साथ एक और आदमी की जरूरत है, तुम्हारी तरह भरोसे का हो। मैंने कहा, वो पांडे है ना गुरु, जान लड़ा देने वाला है। मिठू राम ने कहा, असले का क्या इंतजाम होगा? मैंने पूछा। पेट्रोल पंप के इलाके में एक आदमी है जिससे हर किस्म का असला मिल सकता है, मगर वो जरा महंगा है। कितना महंगा? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कैराकोफ एक फुल मैगजीन के साथ 30,000 रुपए में, मिठू राम ने जवाब दिया। मैंने जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। ये 1 लाख रुपए हैं। मैंने कहा, 2 राइफलें ले लेना, मगर उसे शुबा नहीं होना चाहिए कि किस मकसद के लिए ले रहे हो। बहुत मोहतात होकर सौदा करना। और परसों रात 9 बजे दिलवाड़ा रोड पर शहर से 2 मील बाहर उस पुलिया पर मुलाकात होगी जहाँ संगे मिल भी लगा हुआ है। समझ गया गुरु, मिठू राम ने नोटों की गड्डी जेब में ठूंसते हुए कहा। हम 9 बजे से पहले ही पुलिया पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल तैयार।
कोई और बंदे तो नहीं चाहिए? अभी बता दो गुरु। नहीं, तुम और पांडे, तीसरा कोई नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, याद रखना परसों रात 9 बजे, मैंने कहा और मजीद कुछ कहे बगैर वहां से रुखसत हो गया। उसके बाद मैं तकरीबन 2 घंटों तक मुख्तलिफ बाजारों में घूमता रहा। एक उस दर्जे के रेस्टोरेंट में बैठा चाय पी रहा था कि साथ वाली मेज पर बैठे हुए 2 आदमियों की बातें सुनने का मौका मिल गया। वो दोनों राणा पैलेस के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से अंदाजा हुआ कि पानी की वजह से राणा पैलेस का लाखों का फर्नीचर तबाह हो गया था। वो राणा शमशेर सिंह के आदमी नागराज को तलाश करते फिर रहे हैं। नागराज बहुत चालाक आदमी था। उसने अपने असल ठिकाने के बारे में राणा शमशेर सिंह को भी नहीं बताया था। उसे शायद अंदाजा था कि राणा शमशेर सिंह किसी वक्त किसी वजह से उसके खिलाफ हो सकता था, और ये इत्तेफाक था कि उस पैलेस में पानी भर गया था और वो नागराज का दुश्मन हो गया था। नागराज माउंट आबू में वाकई अकेला रह गया था। सरकार के बाद आला अफसरान भी उसके खिलाफ थे और वो खुफिया पनाह गाह में छुपा अपने तैयार किए हुए जहर को आखिरी टेस्ट से गुजारने में मसरूफ था। उसे यकीन था कि जब वो जहरीले इंजेक्शन सरकार को पेश करेगा तो सरकार उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देगी। बेला वाहिद हस्ती थी जो नागराज के ठिकाने के बारे में जानती थी। पहले तो तशद्दुद के बावजूद वो कुछ बताने को तैयार ना हुई, लेकिन फिर हैरत अंगेज तौर पर उसने ना सिर्फ नागराज का ठिकाना बता दिया था बल्कि उसके खिलाफ शदीद नफरत का इजहार किया था। उसकी इस तर्ज अमल पर मैं कुछ शुबे में मुबतला हो गया था। बेला को राणा पैलेस से गायब हुए 4 रोज हो चुके थे। नागराज भी मोहतात हो गया होगा। वो समझ गया होगा कि बेला मेरे हाथ लग गई है। उसे जरूर यह शुबा होगा कि बेला कहीं जबान ना खोल दे और उसने जरूरी इंतजामात कर लिए होंगे। इसलिए मैंने उस पर आखिरी ज़रब लगाने से पहले 2 दिन का और गैप दे दिया ताकि वो मेरी तरफ से मुतमईन हो जाए और ये समझ ले कि बेला तो कहीं गायब हो गई है, या अगर मेरे हाथ लगी है तो उसने जबान नहीं खोली। अगले 2 रोज तक मैं बंगले से बाहर नहीं निकला। ज्यादा वक्त उन हसीनाओं के साथ गपशप में गुजरता रहा। जब हम सब बेला के कमरे में जमा होते तो मैं अपने आप को वाकई ही राजा समझने लगता, मगर मैं अंदर से राजा तो नहीं तो उससे कम भी नहीं था। तहखाने में दौलत के अंबार लगे हुए थे और मेरे दाएं बाएं दुनिया की 4 हसीन तरीन लड़कियां मौजूद थी। ये अलग बात थी कि मैं राजा इंदर की तरह इतना बेशर्म नहीं था कि चारों के साथ बैक वक्त बेतुकी हरकतें करना शुरू कर देता। हम बेला के कमरे में होते तो वो दिलचस्प और सनसनीखेज बातें सुनाती रहती। उसकी बातों में नागराज का जिक्र और उससे शदीद नफरत का इजहार होता था। तीसरे रोज शाम 8 बजे के करीब मैं रवानगी के लिए तैयार हो गया और हस्बे मामूल मेरे साथ जाने के लिए मधु भी तैयार थी। मैंने बैरू के तय खाने से एक कैराकोफ राइफल और एक पिस्तौल निकाल लिया। पिस्तौल मैंने अपनी जेब में रखा और कैराकोफ मधु के हवाले कर दी। बेला को पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने समित्रा और रत्ना को हदायत कर दी थी कि वो बेला पर निगाह रखे। सुर्खियाट हॉस्पिटल में पुलिस की नजरों में आ चुकी थी, इसलिए उसे इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं था। मैंने सफेद टोयोटा कार निकाल ली। मधु ने पैसेंजर सीट पर बैठकर राइफल पैरों के करीब फुट सीट के नीचे रख ली। बंगले से निकलकर मैंने सालार बाजार और बस स्टॉप के इलाके का एक चक्कर लगाया और फिर कार का रुख होटल पैलेस की तरफ मोड़ दिया। पैलेस होटल दिलवाड़ा रोड पर ही वाक़ था। होटल के सामने से गुजरते हुए मैंने कार का रुख शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया। कार की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। हम जल्दी आबादी से बाहर निकल आए। मैंने कार की रफ्तार मजीद कम कर दी। 2 मील आगे एक पुलिया तक पहुंचने में मजीद 10 मिनट लगे। उस वक्त सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। मैंने पुलिया के करीब कार रुकने का इरादा मुलतवी कर दिया और उसे सीधा आगे निकाल ले गया। सामने से आने वाली कार सुस्त रवि से हमारे करीब से गुजर गई। उसमें औरतें और बच्चे भरे हुए थे। वो लोग शायद जीन मंदिरों की तरफ से आए थे या मुमकिन है आबू रोड स्टेशन की तरफ आ रहे हों, क्योंकि यही सड़क उस तरफ भी जाती थी। कुछ आगे जाकर मैंने यू टर्न लिया और कार को तेजी से दौड़ाता हुआ पुलिया के करीब पहुंच गया। वहां मुझे एक बार फिर यू टर्न लेना पड़ा। यू टर्न लेते ही मैंने कार रोक ली और नीचे उतरकर हेडलैम्प्स की रोशनी में आ गया ताकि करीब कई टीलों में छुपे हुए मिट्ठू राम और पांडे मुझे देख लें। और फिर ठीक 1 मिनट बाद वो दोनों टीलों से निकलकर सामने आ गए। पीछे बैठो, जल्दी करो, मैंने ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते हुए कहा। फिर उन दोनों के बैठते ही मैंने कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। रफ्तार इस वक्त भी मुनासिब रखी थी। हम उस रास्ते के करीब से गुजर गए जो दहशतगर्दी के कैंप की तरफ जाता था। उस तरफ देखते हुए मेरे ऊँटों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई।